हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट जीएस एकेडमी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के बारे में। इस वीडियो में हम आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 को बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे ताकि आपको इसकी प्रमुख धाराएं, संस्थाएं, गठन वर्ष और महत्वपूर्ण प्रावधान एक बार में ही याद हो जाएं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें क्योंकि यहाँ आपको केवल पढ़ाया नहीं जाएगा बल्कि याद भी करवाया जाएगा जो परीक्षा में सीधे काम आएगा। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं आपदा प्रबंधन अधिनियम के बारे में। इसका हम लोग संस्थागत ढांचा देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम बेसिक जानकारी देख लें कि भारत में 1990 में आपदा प्रबंधन सेल बनाया गया जो कि कृषि मंत्रालय के अधीन था। यानी 1990 के दशक में हमारे पास कृषि मंत्रालय के अधीन एक छोटा आपदा प्रबंधन सेल हुआ करता था, क्योंकि उस समय आपदा का सीधा मतलब बाढ़ या सूखा से समझा जाता था, जिसका सीधा असर कृषि या खेती पर पड़ता था और इसीलिए कृषि मंत्रालय के यह अधीन था। हमारा दृष्टिकोण था रिलीफ पर उस समय कि आपदा आई, हमने शिविर लगाए, खाना बांटा और फिर अगली आपदा का इंतज़ार किया। यह उस समय का दृष्टिकोण था। फिर 2004 में जब सुनामी आती है, सुनामी ने हज़ारों किलोमीटर तबाही मचा दी। उस एक घटना ने हमें आईना दिखा दिया और हमने सीखा कि राहत और बचाव काफ़ी नहीं है जब तक हमारे पास अर्ली वार्निंग सिस्टम, तटों की मैपिंग, लोगों को प्रशिक्षित नहीं करेंगे, तब तक हम आपदा के पीछे ही भागते रहेंगे। और तब लाया गया आपदा प्रबंधन अधिनियम यानी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। तो इतनी चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी कि यह कब आया और किन कंडीशन में आया। सुनामी के बाद, सुनामी 2004 में आई, उसके अगले ही वर्ष 2005 में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 लाया गया और यह गृह मंत्रालय के अधीन है। भारत में जो 1990 के दशक में आपदा प्रबंधन सेल बनाया गया था वह कृषि मंत्रालय के अधीन था, लेकिन यह गृह मंत्रालय के अधीन है। यह एग्जाम पॉइंट है, डायरेक्ट पूछे जाएंगे, याद रखें। अब आपदा प्रबंधन अधिनियम यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यही नियम बताता है कि केंद्र और राज्य के लिए कैसे काम करना है, यही नियम बताएगा। इसी एक्ट से पूरा डिजास्टर मैनेजमेंट कवर किया जाता है। तो इस एक्ट की कुछ इम्पॉर्टेंट तिथियां हैं, डेट हैं, उनको याद कर लेते हैं। जैसे कि यह राज्यसभा में कब पारित हुआ, तो 28 नवंबर को यह राज्यसभा से पारित होता है और लोकसभा से 12 दिसंबर 2005। राज्यसभा से 28 नवंबर 2005, लोकसभा से 12 दिसंबर 2005। और इसमें राष्ट्रपति की सहमति जो पूछा जाएगा, राष्ट्रपति की सहमति कब मिली, तो 23 दिसंबर 2005 को इसमें राष्ट्रपति ने अपनी सहमति दी। उस समय जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद जी थे और इसके बाद ये जनवरी 2006 में पूरे भारत में लागू हो गया। तो ये 3 तिथि आपको याद रखनी है। लोकसभा राज्यसभा की आपको नहीं याद रखनी, नहीं पूछी जाएगी, लेकिन राष्ट्रपति की सहमति कब मिली यह पूछा जाएगा। तो 23 दिसंबर 2005 को मिली थी और जनवरी 2006 में ये पूरे भारत में लागू हो गया। इसमें जो टोटल अध्याय हैं 11 हैं और टोटल धाराएँ कितनी हैं, 79 हैं, 79 हैं। नोडल मंत्रालय इसका गृह मंत्रालय के अधीन है और इसकी जो इस अधिनियम की जो संरचना है, अब इसको देखते हैं। यह तो हो गई बेसिक बात। अब जो इस अधिनियम की संरचना है, पूरा स्ट्रक्चर है, इसको समझते हैं। तो यह 3 स्तरीय ढांचा है। 3 स्तर पर कैसे काम करता है, पहला हो जाएगा सबसे ऊपर केंद्र स्तर, फिर है राज्य स्तर और फिर राज्यों के अंदर यानी कि जिला स्तर हो जाएगा। तो 3 स्तर पर यह काम करता है। केंद्र स्तर की बात करें अगर, तो एनडीएमए यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ठीक है। केंद्र स्तर पे कौन है, एनडीएमए है। इसकी फुल फॉर्म पूछी जाएगी, याद रखें, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री, पदेन प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं और यह नीति और योजनाओं का सर्वोच्च निकाय है। इसके बाद फिर दूसरा स्तर आएगा इसमें राज्य स्तर। राज्य स्तर यानी एसडीएमए। एसडीएमए का मतलब स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और इसके जो अध्यक्ष होते हैं तो राज्य स्तर पर इसमें मुख्यमंत्री, पदेन मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। यह राज्य आपदा प्रबंधन को नियंत्रण करता है। फिर उसके बाद जो तीसरा नीचे का स्तर है वो है जिला स्तर। जिला स्तर यानी डीडीएमए। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो जिला अधिकारी होते हैं। डीडीएमए की फुल फॉर्म पूछी जाएगी, याद रखें, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। यह है डीडीएमए की फुल फॉर्म, जिसके अध्यक्ष कौन है, जिला अधिकारी इसके अध्यक्ष होते हैं। अब जो एनडीएमए है, हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा आपदा प्रबंधन अधिनियम कब आया, किन कंडीशन में आया। इसके बाद फिर इससे संबंधित कुछ डेट हमने देखी,
और फिर हमने देखा कि ये 3 स्तरीय संरचना है जिसमें केंद्र स्तर, राज्य स्तर और जिला स्तर शामिल हैं। जिसमें जो केंद्र स्तर है, जो एनडीएमए है, जिसके अध्यक्ष है प्रधानमंत्री। इसमें पूछा जाएगा कि अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं, तो अधिकतम 9 सदस्य हो सकते हैं और अध्यक्ष सहित 10। कार्यकाल है इसका 5 वर्ष। एनडीएमए का जो कार्यकाल है कितना है, 5 वर्ष का कार्यकाल है। और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो प्रधानमंत्री नामित करते हैं सदस्यों का नाम, ठीक है। अब इसका गठन किस धारा के अंतर्गत किया गया है, यह एग्जाम पॉइंट है, पूछा जाएगा आपसे। तो जो एनडीएमए का गठन है धारा 3A के अंतर्गत किया गया है, ये याद रखें आप लोग, ठीक है। एनडीएमए का गठन धारा 3A के अंतर्गत। उसके बाद दूसरा स्तर जो एसडीएमए है, अध्यक्ष इसके पदेन मुख्यमंत्री होते हैं। सदस्य इसमें अधिकतम 8 हो सकते हैं, यानी 9 हो सकते हैं टोटल, लेकिन अध्यक्ष को लगा करके 9 है। अध्यक्ष को हटा करके सिर्फ सदस्य पूछा जाए तो फिर 8 हो जाएंगे। इसका जो गठन हुआ था धारा 14(1) के अंतर्गत किया गया था। धारा 14(1) के अंतर्गत किसका गठन, एसडीएमए का गठन हुआ था। एनडीएमए का गठन धारा 3(1) के अंतर्गत और एसडीएमए का धारा 14(1) के अंतर्गत किया गया। फिर है डीडीएमए, जिसके अध्यक्ष हैं जिलाधिकारी और इसमें एक सह अध्यक्ष भी होता है। जिला कलेक्टर या फिर जिला मजिस्ट्रेट जो होता है सह अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। इसका जो गठन हुआ था धारा 25 के तहत किया गया था, डीडीएमए का गठन। तो ये तीनों धाराएं आपको याद रखना है कि एनडीएमए का गठन किस धारा के तहत हुआ, एसडीएमए का गठन किस धारा के तहत और डीडीएमए का गठन किस धारा के तहत हुआ। इसमें जो सदस्य हैं अधिकतम अध्यक्ष सहित 8 लोग हो सकते हैं, ठीक है। यह है इसका पूरा स्ट्रक्चर। अब हम प्रमुख संस्थान और वित्तीय संस्थान को देखते हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। राष्ट्रीय स्तर पर जो नोडल मंत्रालय है इसका वह है गृह मंत्रालय, अभी हमने पीछे भी देखा। और इसी के अंतर्गत जो एनडीआरएफ है, एनडीआरएफ जिसकी फुल फॉर्म क्या है, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड। आपको फुल फॉर्म याद रखनी है, सभी की क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसलिए इम्पॉर्टेंट है, याद रखें। एनडीआरएफ जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड, केंद्र सरकार द्वारा यह प्रबंधित होती है। किस लिए, आपातकालीन राहत के लिए इसका प्रबंध किया जाता है एनडीआरएफ का। एनडीआरएफ फोर्स वर्तमान में इसमें 16 बटालियन है। तो ये नंबर आप याद रखें कि वर्तमान में इसमें कितनी बटालियन है, 16 बटालियन है। इन्हें ट्रेनिंग देता कौन है, तो इन्हें ट्रेनिंग देने का काम करेगा एनआईडीएम, क्षमता निर्माण प्रशिक्षण अनुसंधान। ये इन्हें ट्रेनिंग और रिसर्च का कार्य करती है एनआईडीएम, ठीक है। इसके बाद फिर एसडीआरएफ। एसडीआरएफ की फुल फॉर्म क्या है, स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड, राज्य सरकार द्वारा प्रबंधित तत्काल राहत के लिए है ये। जैसे हमने केंद्र स्तर पर देखा एनडीआरएफ का गठन किया जाता है और वर्तमान में उसमें कितनी बटालियन है, 16 बटालियन है। उसी तरीके से राज्य स्तर पर है एसडीआरएफ, स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड। जैसे केंद्र में एनडीआरएफ वैसे राज्य में एसडीआरएफ, ऐसे याद रखना है आपको। एसडीआरएफ का उपयोग जिला अधिकारियों द्वारा बाढ़ आपदा के समय तत्काल मुआवजे या फिर राहत या बचाव कार्य या पुनर्वास के लिए किया जाता है। तो ये चीज़ें याद रखना है। प्रमुख संस्थान और वित्तीय संस्थान में जो हमने देखा, क्या देखा, एनडीआरएफ देखा जो कि केंद्र स्तर पर है और इसका नोडल मंत्रालय क्या है, गृह मंत्रालय है। एसडीआरएफ देखा जो राज्य स्तर पर कार्य करता है और एनआईडीएम जिसका कार्य है ट्रेनिंग और रिसर्च का कार्य करना। इसके बाद अब हम महत्वपूर्ण धाराएं देखते हैं। टोटल धाराएं इसमें 79 है। हमको टोटल नहीं पढ़नी है, हमें सिर्फ इम्पॉर्टेंट पढ़नी है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है। सबसे पहले धारा 3। धारा 3 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान किया गया है धारा 3 में। फिर है धारा 6। धारा 6 में क्या है, एनडीएमए की शक्तियाँ और कार्यों का उल्लेख किया गया है। जो एनडीएमए का गठन होता है तो जो उसकी शक्तियाँ हैं और कार्य हैं उसका उल्लेख किसमें है, धारा 6 में है। फिर जो अगली धारा है धारा 8 है, इसके तहत राष्ट्रीय कार्यकारी समिति का गठन किया जाएगा, इसका उल्लेख है धारा 8 में। फिर है धारा 14, इसमें क्या है, राज्य आपदा प्राधिकरण, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी एसडीएमए के गठन का प्रावधान किया गया है। जैसे एनडीएमए के गठन का प्रावधान किस में है, तो वह धारा 3 के अंतर्गत किया जाता है और उसकी शक्तियाँ धारा 6 में है। ठीक वैसे ही जो एसडीएमए है इसके गठन का प्रावधान धारा 14 में है। फिर अगली धारा है इम्पोर्टेंट, धारा 25 जिसमें डीडीएमए का गठन है। तो ये आपको तीनों याद रखना है। एनडीएमए का गठन की जो धारा है वो कौन सी है
और एसडीएमए की धारा जो गठन है उसकी धारा कौन सी है, और डीडीएमए के गठन की जो धारा है वह कौन सी है। तो धारा 25 के तहत डीडीएमए का गठन किया जाता है। डीडीएमए फुल फॉर्म क्या है, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इसके बाद जो अगली महत्वपूर्ण धारा है वो है धारा 44। किसी संभावित आपदा की स्थिति या आपदा के लिए विशेषज्ञ प्रतिक्रिया हेतु एक राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल का गठन किया जाएगा, यानी एनडीआरएफ का गठन किया जाएगा, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड की स्थापना। इसके गठन का जो उल्लेख है याद रखिए किसमें है, 44 में है, धारा 44 में इसका उल्लेख किया गया है। फिर अगली इंपॉर्टेंट धारा है धारा 51। इसमें क्या है, अवरोध के लिए दंड का प्रावधान किया गया है, यानी आपदा प्रबंधन कार्य में बाधा डालने पर दंड का प्रावधान है। कितना, 1 वर्ष तक की जेल हो सकती है, जुर्माना हो सकता है। तो अवरोध के लिए दंड का प्रावधान किसमें है, धारा 51 में है। फिर अगली धारा है धारा 52। इसमें है कि झूठे दावे के लिए दंड, यानी अगर कोई राहत पाने के लिए क्या करे, झूठा दावा करे तो 2 वर्ष तक की उसको जेल हो सकती है, यह अपराध है। तो धारा 52 में इसका उल्लेख है कि झूठे दावे के लिए दंड दिया जाएगा। फिर धारा 54 है, जो कोई भी आपदा या फिर उसकी गंभीरता की झूठी चेतावनी दे या अलार्म बनाता है, प्रसारित करता है जिससे कि दहशत फैल जाए, तो उसे फिर 1 वर्ष तक का दंड दिया जाएगा। इसका उल्लेख किसमें, धारा 54 में है। तो ये महत्वपूर्ण धाराएं हैं, इनको आप लोग ज़रूर याद रखें। हमें पूरी धाराएं नहीं याद रखनी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस हैं। तो ये धाराएं तो आपको बिल्कुल याद ही होनी चाहिए। एक बार रिवीजन करते हैं। धारा 3 जिसमें राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन की बात की गई है, और धारा 6 में एनडीएमए की शक्तियों और कार्यों का उल्लेख किया गया है। धारा 8 में इसके तहत राष्ट्रीय कार्यकारी समिति का गठन किया जाएगा। और धारा 14 इसमें क्या है, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी एसडीएमए का गठन का प्रावधान है। फिर धारा 25 जिसमें डीडीएमए के गठन का प्रावधान है। धारा 44 में किसी संभावित आपदा की स्थिति, आपदा के लिए विशेषज्ञ प्रतिक्रिया हेतु एक राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल का गठन किया जाएगा, यानी एनडीआरएफ की बात की गई है धारा 44 में। फिर धारा 51 अवरोध के लिए दंड की बात की गई है। धारा 52 में झूठे दावे के लिए दंड, अगर कोई राहत पाने के लिए झूठा दावा करे तो 2 वर्ष तक की जेल हो सकती है। धारा 54 में जो कोई भी आपदा या उसकी गंभीरता की झूठी अफवाह फैलाएगा उसे 1 वर्ष तक की जेल हो सकती है। अगर ध्यान से आप समझते चलेंगे तो आपको सारे पॉइंट याद हो जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी करते चलें, और आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको पूरा आपदा प्रबंधन पढ़ना है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं पूरा एक 1 शॉर्ट वीडियो बना दूंगी जिसमें पूरे इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर दिए जाएंगे। तो ये तो बात रही राष्ट्रीय स्तर पर यानी देश स्तर की बात। अब आपदा अगर वैश्विक स्तर पर हो तब क्या होगा, तो आपदाएं वैश्विक स्तर पर हो तो दुनिया एक साथ आती है। जब 2004 में हिंद महासागर में सुनामी आई तो उसने 14 देशों को प्रभावित किया। तब दुनिया को समझ आया कि अकेले लड़ना नामुमकिन है। और वैश्विक स्तर पर आपदा न्यूनीकरण का यह पड़ाव 3 सफ़र से गुजरा है। तो इसे याद करने का एक कोड है YHS 3, ये याद रखें 3, ये कोड है। Y से हो जाएगा योकोहामा, H से हो जाएगा हाइगो फ्रेमवर्क और S से हो जाएगा सेंडाई फ्रेमवर्क। ठीक है, तो YHS यही कोड आपको याद रखना है। ये वैश्विक स्तर की बात करता है। वैश्विक स्तर पर आपदा न्यूनीकरण का यह जो पड़ाव है 3 सफ़र से गुजरा है, तो यह कोड आपको याद रखना है। इसके बाद सबसे पहले अगर हम देखें वाई से क्या है, योकोहामा, जो कि 1994 में जापान में योकोहामा शहर में योकोहामा स्ट्रेटजी अपनाई गई, और यह पहला कदम था रोकथाम तैयारी पर ध्यान देने के लिए। तो इसको याद रखें, 1994 में योकोहामा फ्रेमवर्क। फिर है हाइगो फ्रेमवर्क, यह भी जापान में हुआ था। यह भी जापान में हाइगो फ्रेमवर्क एक्शन जो 2005 से 2015 तक चला, 2005 से 2015 तक। 2004 की सुनामी के बाद का यह नतीजा था। इसका लक्ष्य क्या था, रेलिजेंस यानी कोई समाज वापस से कितनी जल्दी पुरानी स्थिति में लौट सकता है, वो भी बिना टूटे। तो यह योजना, इसका समय जो 10 वर्ष का था, 2005 से 2015। याद करना आसान है। 2004 में सुनामी आई, उसके अगले ही वर्ष 2005 से 2015 तक यह था। इसके बाद फिर है सेंडाई फ्रेमवर्क, 2015 से 2030 तक के लिए है। यह 15 वर्षों के लिए है। यह मौजूदा वैश्विक ढांचा है
और इसके 7 लक्ष्य हैं और 4 इसकी प्राथमिकताएं हैं। ठीक है, तो इसके जो लक्ष्य हैं पूछा जाएगा कितने लक्ष्य हैं, 7 लक्ष्य हैं और प्राथमिकताएं 4 चीज़ों पर प्राथमिकताएं हैं इसकी। कितने वर्ष के लिए है, 15 वर्ष के लिए। वही हाइगो फ्रेमवर्क हमने देखा 10 वर्ष के लिए था, सेंडाई फ्रेमवर्क जो है यह 15 वर्षों के लिए कार्य करेगा। और यह क्या है, मौजूदा वैश्विक ढांचा है, इसको याद रखें। ठीक है, इसमें जो महत्वपूर्ण चौथी प्राथमिकता हमने देखा, जो 4 प्राथमिकताएं हैं इसमें जो महत्वपूर्ण चौथी प्राथमिकता है बिल्ड बैक बेटर। इसका मतलब है आपदा के बाद पहले से बेहतर सुरक्षित बनाएं। और इसमें अगर भारत की भूमिका की बात करें कि इसमें भारत की क्या भूमिका है, तो भारत अब एक अग्रणी भूमिका निभा रहा है इसमें। ठीक है, तो हमने वैश्विक स्तर पर 3 देखे, कौन कौन से, जिनका कोड है YH और S। Y से योकोहामा 1994, H से हाइगो फ्रेमवर्क जो कि 2005 से 15 तक के लिए यानी 10 वर्षों के लिए, और S से सेंडाई फ्रेमवर्क जो 2015 से 2030 तक के लिए कार्य कर रहा है और इसके लक्ष्य कितने हैं, 7 लक्ष्य हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये याद हो चुके होंगे। और अगर आप पूरा आपदा प्रबंधन पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिसमें सारे पॉइंट्स कवर किए जाएंगे। ये तो सिर्फ एक्ट की बात हो गई है, बाकी के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी हैं सब उसमें कवर कर लिए जाएंगे। तो आज की वीडियो में तो हमने सिर्फ ये एक्ट देखा, अधिनियम देखा जो 2005 का है। इसके तहत कौन कौन से इम्पॉर्टेंट प्रावधान हैं उनको कवर किया हमने। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर लें, जिससे आपको सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू।